हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग आर ओ के पेपर फर्स्ट जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 6 है जो, और यहाँ से टेस्ट नंबर 6 से आपका फुल टेस्ट शुरू होता है, जहाँ से कंबाइंड टेस्ट सीट जो है, जहाँ से आपको सभी सेक्शन सभी जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसे जो है एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट को कराने के बाद पीसीएस मंत्रा के प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा। और उसके बाद हो सकेगा अगर आप लोग करना चाहें तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस सेट जो इस साल के हैं 2023 के लिए जो निकाला गया है उसे भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए, सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है और सेकेंड पेपर हिंदी का सेक्शन है, पीसीएस मंत्रा में जो है उसमें आपके सेकेंड पेपर के भी प्रैक्टिस सेट आए हैं और जीएस वर्ल्ड के 10 के बाद प्रैक्टिस सेट जो है वो हिंदी के हैं। तो इन सबको प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत का डेट्रायर के नाम से विख्यात शहर कौन है? बेंगलुरु, भोपाल, गुड़गांव या फिर चेन्नई? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई को भारत के डेट्रायर के नाम से जाना जाता है। चेन्नई जो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र है, जहां से राजस्व की जिस चेन्नई की अगर हम बात करें तो इसमें की राजस्व हिस्सेदारी में 40% योगदान है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल उद्योग है उसकी राजस्व के हिस्सेदारी में 40% का योगदान है और इसे जो है भारत का डेट्रायल कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर या फिर श्रीशैलम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। पिट्सबर्ग जो है यह अमेरिका यूएसए में स्थित एक लौह उत्पादन केंद्र है और भारत में अगर हम बात करें तो जमशेदपुर से ये किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और अगर जमशेद पूछ ले कि जमशेदपुर इस्पात इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना है 1907 ईस्वी में जमशेदपुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर डेट पूछ ले तो वो भी याद होना चाहिए। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या फिर कोलकाता? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। देखिए 1854 में कवासजी डाबर द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया था, जिसके बाद इसे मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1854 में कवासजी डाबर द्वारा यहाँ पे भारत की पहली सूती वस्त्र की कंपनी लगाई गई थी, फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर, काजीरंगा, कान्हा, किसली या फिर कैमूर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपके गुजरात में है। गुजरात में है। यहाँ पे शेरों का यह प्राकृतिक आवास है और यह एकमात्र पूरे विश्व में यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शेर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी, सिमलीपाल, पंचमढ़ी या फिर कंचनजंगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी। भारत का पहला जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। नीलगिरी को ही सबसे पहले जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था। और इसे शामिल कब किया गया था? नीलगिरी को 1986 ईस्वी में जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नीलगिरी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसे 1973 ईस्वी में
1973 ईस्वी में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। देखिए, बांदीपुर है एक और एक बांधवगढ़ है। बांदीपुर कर्नाटक में और बांधवगढ़ जो है वो कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, एक बांदीपुर है एक बांधवगढ़ है। तो पुर जो है वो कर्नाटक में है और गढ़ जो है वो एमपी में है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में है बांदीपुर, जिसे 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व या कह सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ रेल मंडल दिए गए हैं, उसका मुख्यालय उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई वीटी। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है और मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम रेलवे। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जयपुर में। ठीक है, इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसकी जो स्थापना है 1 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH2, NH5, NH6 या NH44? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH44 नेशनल हाईवे 44 है, जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और यह जो है आपके कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जो है जाता है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। उद्योग संबंधित नगर दिए गए हैं, जैसे लोकोमोटिव के लिए वाराणसी है, रेल डिब्बा कारखाना के लिए कपूरथला फेमस है, विद्युत इंजन जो रेल इंजन है इसके लिए है चितरंजन और मोटर कार के लिए है पटना। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत दिया है या सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटर कार पटना। देखिए, मोटर कार की अगर हम बात करें तो यह जो है मोटर कार के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? चेन्नई। ठीक है, चेन्नई मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है, जो कुल निर्यात में ऑटोमोबाइल्स के कुल निर्यात में 40% इसका योगदान है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल भारत की अगर हम बात करें, भारत दुनिया की ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत ट्रैक्टर का पहला सबसे बड़ा उत्पादक जो है ट्रैक्टर का है और तीसरा जो है सबसे बड़ा भारी जो ट्रक है उसका निर्माण किया जाता है भारत में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, यह मोटर कार के लिए पटना नहीं बल्कि चेन्नई है। ठीक है, और चेन्नई चौथा सबसे बड़ा जो है क्या कार उत्पादक है, या फिर कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा कार उत्पादक क्षेत्र है और पहला जो है वह सबसे बड़ा ट्रैक्टर उत्पादक देश है। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा ट्रक निर्माता देश है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट, सूती वस्त्र या फिर चीनी उद्योग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र उद्योग। कृषि को छोड़ करके कृषि के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा उद्योग है जो रोजगार उपलब्ध कराता है तो आपका सूती वस्त्र उद्योग है या फिर से जिसे हथकरघा उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खनिज और प्राप्ति स्थल, यूरेनियम यह झारखंड से प्राप्त होता है, मोनाजाइट जो है केरल, लिंगनाइट तमिलनाडु से और पेट्रोलियम झारखंड से। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन में कुछ वर्षों से जो नई आंकड़े आए हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जो नए आंकड़े जारी किए गए हैं उसके हिसाब से देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य जो है वह राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है पहले नंबर पे और गुजरात जो है वह दूसरे नंबर पे है। ठीक है, गुजरात इस मामले में दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो असम जो है वह तीसरे नंबर पे है। हाल ही नवीनतम जो आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग राजस्थान पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे और असम तीसरे नंबर पे है। तो सही आंसर जो है वो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में, मकराना में, गिरिडीह में या फिर मुंगेर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
सर्वोत्तम कोटि या उच्च कोटि का जो संगमरमर है वो मकराना से प्राप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कुछ कृषि पद्धति दी गई है और उसे समझे से पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन किया जाता है, सेरी कल्चर के अंतर्गत रेशम उत्पादन, एरोपोनिक के अंतर्गत केचुआ पालन और ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जी उत्पादन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एरोपोनिक के अंतर्गत केचुआ पालन। यह गलत है। एरोपोनिक के अंतर्गत क्या किया जाता है? हवा में जो पौधों को उगाया जाता है वह एरोपोनिक के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो अर्थात एरोपोनिक फार्मिंग जो है वह बिना हवा में, जहाँ मिट्टी के बिना हवा में पौधे उगाने की एक तकनीक है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कुछ क्रांति दिए गए हैं उत्पादन, जैसे हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से और गुलाबी क्रांति का तिलहन उत्पादन से। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह मुख्य रूप से पोल्ट्री और मांस क्षेत्र से है और इसका जो सबसे वो फेमस है वो झींगा उत्पादन से। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है और हाँ, तिलहन उत्पादन की अगर हम बात करें, तिलहन उत्पादन जो है यह पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, बिहार, झारखंड या फिर जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। यह शीर्ष 3 राज्य हैं जो रेशम का उत्पादन करते हैं और रेशम में भी शहतूत रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है और भारत का जो सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। ठीक है, और अगर ये रेशम की कैटेगरी के बारे में अगर पूछ ले कि किस कैटेगरी के रेशम या किस प्रकार के रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, तो शहतूती रेशम जो है उसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुने। कौन इसमें से खरीफ फसल है या आपको बताना है। खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो धान जो है यह एक खरीफ फसल है। धान, गन्ना, अरहर, ज्वार, ये सभी जो है क्या है? ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलू जो है यह क्या है? आलू आपकी एक रबी फसल है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3 और 5। सॉरी, इसमें देखिए यह ज्वार जो है ना, ज्वार है आपकी रबी की फसल, आलू जो है ना ये खरीफ की फसल है। ठीक है, तो अगर खरीफ की फसल की हम बात करें तो धान, चावल मतलब मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ऊर, उल्थी, जूट, सन और कपास, ये सभी जो है क्या है? ये सभी खरीफ फसलें हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से रबी फसल का चयन कीजिए। गेहूं, मटर, मक्का, अरहर, राई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए गेहूं, मटर और आपका ये राई, ये सभी क्या है? ये सभी आपकी रबी फसलें हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर यमुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा जो है असम में स्थित है और यह जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो असम डेल्टा का जो निर्माण किया गया है फिर सुंदरबन डेल्टा का, वह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी द्वारा किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। इसकी जो सीमा है कुल 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसकी जो सीमा है उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के साथ, दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ, पूर्व में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? 43, 50, 45 या 51। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिलाओं की आबादी है उत्तर प्रदेश में वो लगभग 43% है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा समुदाय सबसे अधिक साक्षर है? बौद्ध, ईसाई, जैन या फिर सिख। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैन समुदाय के जो लोग हैं वो सबसे अधिक साक्षर हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करें जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग,
तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67.88% है। ठीक है, जिसमें से ग्रामीण साक्षरता जो है वह है 65.5%, और जो शहरी साक्षरता है वह 75.1% है। तो याद रखिएगा। ठीक है, रूरल जो है वह 65.5 है, और अर्बन जो है वो 75.1 है, और टोटल कितनी है 67.8। यह यूपी की बात हो रही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर गाजियाबाद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजियाबाद। जनघनत्व के मामले में सबसे अधिक जो है, सर्वाधिक जो जनघनत्व है यहीं पे पाया जाता है, जहाँ पे यहाँ का जो जनघनत्व है 3,971 है। दूसरे नंबर पे वाराणसी आता है, जहाँ का जो जनघनत्व है 2,395 है। लखनऊ तीसरे नंबर पे आता है, और यहाँ का जनघनत्व 1,816 है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, हरदोई, मथुरा या फिर बागपत? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। गौतम बुद्ध नगर के अगर लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का जो लिंगानुपात है 851 है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? हमीरपुर, बागपत, इलाहाबाद या फिर कानपुर नगर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर नगर। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 20.88%, 19.45%, 20.09% या 22.88%? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 20.88%। यह जो है जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की दशकीय वृद्धि दर है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। सही आंसर है ऑप्शन ए। 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 11 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 12.36, 13.36, 13.49 या 13.26? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक की तुलना में 11 में जो साक्षरता दर में वृद्धि हुई है वह 13.36% हुई। कहाँ में? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में। सही आंसर है ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 65.5%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 77 आज भी उत्तर प्रदेश के 77, लगभग मान कर चलिए कि 78% लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, तो 77.73% जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1992, 94, 95 या फिर 96? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1994 ईस्वी में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 2 नवंबर 1921 तक जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद थी, जिसे इसके बाद 1921 के बाद राजधानी को हटा करके इलाहाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया गया, और 1950 में इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब बदला गया था? 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? क्रेन, गौरैया, मैना या फिर मोर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रेन, या जिसे सारस के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की देसी किस्म की बुआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समय सबसे उपयुक्त होता है? अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य, मई का पहला पखवाड़ा या मई के मध्य? इसका सही आंसर ऑप्शन है, अप्रैल के पहला पखवाड़ा जो है इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, और कपास जो कि एक गर्म जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है, और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और गुजरात में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर है इसका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20.21, 20.23, 20.30 या 20.32? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20.2%।
ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है। तो इसका सही आंसर है वो आप हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी अगर हम बात करें, इस अफीम फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1820 में इस अफीम फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे की कोच निर्माण इकाई मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है रायबरेली में। काशी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है और यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती, सरयू, यमुना या फिर गंगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी के तट पर यह स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज खान का जन्म स्थान रहा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का केंद्र रहा है? बद्रीनाथ, अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी? इसका सही आंसर ऑप्शन है बद्रीनाथ। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से और शंकराचार्य द्वारा 4 स्थानों पर श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और जोशीमठ में 4 मठों की स्थापना की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश मेला का जो आयोजन है वो आगरा में किया जाता है। और कुंभ मेला का आयोजन प्रयाग में होता है। ढाई घाट मेला का आयोजन शाहजहाँपुर में किया जाता है। बटेश्वर मेला का आयोजन होता है कहाँ? आगरा में। और मनकपुर मेला का आयोजन फर्रुखाबाद में होता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला का आयोजन हापुड़ में किया जाता है। देवा मेला बाराबंकी में और नौचंदी मेला मेरठ में होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डे का क्षेत्रफल कितना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5000 हेक्टेयर। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिहंद सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और ये भी पूछ ले कि कहाँ पे है, तो यह सोनभद्र के रिहंद नगर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? सोनभद्र जिले में। ये भी याद रखिएगा, सोनभद्र जिले में है। केंद्र सरकार द्वारा किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण प्रस्तावित है? केन, घाघरा, गंगा, यमुना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केन नदी पर जो है दौधन बांध का निर्माण प्रस्तावित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं गुजरता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बस्ती से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर के नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कुल 9 जिलों से होकर के गुजरता है और वो 9 जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और गाजीपुर से होकर के गुजरता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसे के खेत की मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? धान की फसल के लिए उपयोगी रहेगा, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी या फिर अन्य फसलों के लिए उपजाऊ रहेगी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जमीन जो है बंजर हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर या जंतु जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तु को काटते कुतरते रहते हैं? दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गिलहरी। गिलहरी के सामने की जो दांत हैं वह वर्ष भर निकलते हैं, मतलब उसके जीवन पर्यंत जब तक वो जिंदा रहता है तब तक निकलते रहते हैं और वो बहुत लंबे ना हो जाएं, इसीलिए वह हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है। और ऐसा ही चूहों के साथ भी होता है। ठीक है, चूहों के साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई होते हैं। ठीक है, इनके दांत भी बढ़ते रहते हैं जिस कारण ये भी कुतरते रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका जो सबसे वैलिड आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गिलहरी। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर पाई जाती हैं जहाँ तक पानी न पहुँच जहाँ जब तक कि वह पानी तक न पहुँच जाए तब तक उनकी जड़ें बढ़ती रहती हैं। और इस पेड़ की जो जड़ें हैं वह गहराई में इतनी ऊंचाई तक जाती हैं कि जितनी उस पेड़ की ऊंचाई नहीं होती उससे 30 गुना अधिक नीचे या चली जाती हैं। आपको बताना है यहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? भारत, राजस्थान में, यूएई, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, या पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, रेगिस्तानी ओक। भारत की संकटग्रस्त जाति में सम्मिलित है शीशम, सागौन, चंदन या फिर शरीफा। सही आंसर ऑप्शन सी, चंदन को संकटाग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत बहुत, इसके जो है अवैध व्यापार के कारण जो है यह विलुप्ति के कगार पर आ गया था। तो सही आंसर क्या है ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, अरावली में या फिर पूर्वी घाट में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। भूमि की एक सागरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भूसंधि, भूसंतति। ऑप्शन ए सही है। सिमलीपाल जीवमंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिमलीपाल जो है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति के लिए क्या कहा जाता है? मतलब जो बहुत ही निरंतर ह्रास हो रहा है और शीघ्र ही वह संकटग्रस्त की कैटेगरी में आ जाएंगी, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी, उन्हें क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्हें सुभेद, वल्नरेबल स्पीसीज जो है कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी? आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे, आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्यों के बारे में जो कथन दिए गए सभी कथन सही हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं होती थी? वरुण, इंद्र, लक्ष्मी या फिर सूर्य। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक सभ्यता में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। अन्य देवताओं जैसे इंद्र, सूर्य, अग्नि, उषा, वायु, वरुण, मित्र, आदिति, यम, सोम, सरस्वती, पृथ्वी, रुद्र, इन सब की पूजा होती थी, लेकिन लक्ष्मी की भी उपासना या पूजा की जाती थी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और स्त्री देवियों की अगर हम बात करें तो देवियों में मुख्य रूप से उषा और आदिति, इन लोगों की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 40, 18, 13 या फिर 20। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, वैसे उपनिषदों की जो संख्या है वो लगभग 1108 है, लेकिन जो महत्वपूर्ण उपनिषद है, मुख्य उपनिषद, वह 7 है, 7 कह रहे हैं, 13 है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल, गौतम, कणाद या फिर पतंजलि। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन है वह कपिल मुनि द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही है। लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? वैदिक युग, हड़प्पा सभ्यता के, गुप्त काल के या फिर मौर्य काल के। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता लौहकालीन नहीं थी, या कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचय कहाँ हुआ है? वैदिक काल में, जब आर्यों का आगमन हुआ है। वैदिक काल में भी कम, उत्तर वैदिक काल में जो 1000 से 600 ईसी का काल है, यहाँ पे जो है लोहे से परिचय हुआ है लोगों का। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पे लोहे का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, रोपड़ सतलज नदी, हड़प्पा रावी और कालीबंगन हिंडन नदी के तट पे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कालीबंगन। यह जो है वर्तमान घग्गर नदी के तट पे है, जो उस समय इस क्षेत्र से सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, और यह कालीबंगा जो है वह सरस्वती नदी के तट पे बसा था, लेकिन सरस्वती नदी विलुप्त हो गई और उस स्थान पे जो है शायद घग्गर नदी जो है प्रवाहित होने लगी, और इसलिए वर्तमान समय में यह घग्गर नदी के तट पे है। लेकिन अगर ये पूछ ले क्वेश्चंस में कि जिस समय कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता में था उस समय किस नदी के तट पर स्थित था, तो याद रखिएगा उस समय सरस्वती नदी के तट पे था। ठीक है, जो कालांतर में सूख करके लुप्त हो गई। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सिंधुवासी सीसा का आयात करते थे सौराष्ट्र से, अफगानिस्तान से, ईरान से या फिर मध्य एशिया से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान से। सिंधुवासी या सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनके द्वारा जो शीशे का आयात किया जाता था, ईरान से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित की गई है? शिव, औरिन, विष्णु या फिर वरुण। इसका सही आंसर ऑप्शन है शिव की जो पशुपति मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से, वह मुख्यतः बताई जाती है कि वह शिव की ही प्रतिमा है, और मुहरों पर जो है शिव के अंकन देखने को मिलते हैं, भगवान शंकर के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है।
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अथर्ववेद जो है यह आयुर्वेद से संबंधित, या कह सकते हैं कि अथर्ववेद जो है आयुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? फैराडे, कैंडेला, डायन या फिर एंगस्ट्रॉम? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की जो इकाई है वह एंगस्ट्रॉम होती है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या फिर पायरोमीटर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वोल्टमीटर का। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी इकाई अन्य की तुलना में सबसे बड़ी है? हेक्टोडेका, टेरा या फिर गीगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टेरा। यह जो है अन्य इकाइयों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यक्ष या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? वॉटमीटर, आर्द्रता मापी, एमीटर या फिर वॉटमीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एमीटर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कूलाम प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है? ओम की, एम्पियर के, वोल्ट के या फिर जूल के? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, या एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से पारसेक किसकी इकाई है? समय, त्वरण, दूरी या फिर गति? पारसेक जो है यह दूरी की या फिर लंबाई की जो है इकाई है। ऑप्शन सी सही है। किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है? मीटर, मोल, केल्विन या फिर कैंडेला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोल। वेबर प्रति सेकेंड निम्नलिखित में से किसके बराबर है? वेबर प्रति सेकेंड किसके बराबर है? वेबर प्रति सेकेंड जो है यह वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए अगर अच्छा लगे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर वीडियो अच्छा नहीं भी लग रहा है तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक कर रहे हैं तो इसकी वजह बताएं कि आप लोग डिसलाइक क्यों कर रहे हैं और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, तटस्थ होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थ के साथ मिश्रित होने पर नीला या फिर हरा हो जाता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल फूल गोभी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लाल फूल गोभी में एंथोसाइनिन नामक एक रसायन पाया जाता है जो एसिड की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, तटस्थ होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रण करने पर यह नीला या हरा हो जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, इसके साथ साथ जो है इसके बाद जैसे प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपका पीसीएस मंत्रा और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उसके भी प्रैक्टिस अच्छे खासे प्रैक्टिस आते हैं और उससे क्वेश्चन से ज़्यादा फंसने की संभावना रहती है वो। और उसके साथ आपका जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर, अभी मैगजीन आई नहीं है, जैसे मैगजीन आएगी उसे भी प्रॉपर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए। जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी आपके करंट अफेयर हैं और सेकेंड पेपर हिंदी के प्रैक्टिस सेट को भी प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। ठीक है, और अभी क्या है कि आप लोग रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट जितना कर पाएँ उतना करिए। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।